बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम रीजनल सिस्टम में इसकी एंड की तरफ जाएंगे, इसका फार्मा पढ़ेंगे एंड दैट इज डायूरेटिक्स। ठीक है, तो रीजनल सिस्टम फार्माकोलॉजी में हम डायूरेटिक्स पढ़ेंगे टुडे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, डायूरेटिक्स। ठीक है जी। एक्चुअली डायूरेटिक्स ड्रग के बारे में सिर्फ ये बात याद रखें कि ये वो ड्रग है जिससे हम यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो दोज ड्रग विच इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन दैट इज कॉल्ड ऑफ डायूरेटिक्स। तो लेके द ड्रग या द एजेंट which increases urine volume by excreting excess fluid out of the body that is called of diuretic। मतलब वो ड्रग जो बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाले और यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाए उसको हम क्या कहते हैं, डायूरेटिक्स कहते हैं। मतलब डायूरेटिक्स के जितने भी ड्रग लोग लेते हैं, मैं अगर किसी को डायूरेटिक की टेबलेट देता हूँ या इंजेक्शन देता हूँ, उससे इंसान की यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि जब बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाती है उसको हम एडीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एडीमा। तो एडीमा पेशेंट में हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम फ्लूइड को बॉडी से निकाले और यूरिन की वॉल्यूम को क्या करें, बढ़ाए। तो उस ड्रग का नाम क्या है, डायूरेटिक्स है। ठीक है जी। अब इसके टाइप्स देखें, डायूरेटिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं क्योंकि डिफरेंट डायूरेटिक्स वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किडनी। तो उस बेस पे डायूरेटिक्स के हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली डायूरेटिक्स को हम प्राइमरीली डिवाइड करते हैं 5 टाइप्स में। कितने में, 5 टाइप। तो इट इज divided into 5 टाइप्स। इसमें जनाब 5 टाइप्स होती हैं। क्लियर है। इसमें जो पहली क्लास है उसको कहते हैं लूप डायूरेटिक। क्या कहते हैं, लूप डायूरेटिक। तो यहाँ पे लेके द फर्स्ट क्लास दैट इज कॉल्ड लूप डायूरेटिक। दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड डायूरेटिक फैमिली। अब जो लूप डायूरेटिक ड्रग है, ये ड्रग का नाम नहीं है, ये ड्रग की क्लास का नाम है, एक फैमिली का नाम है। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं तो लेके नंबर 1 फ्यूरोसिमाइड। इसमें क्या आता है, फ्यूरोसिमाइड, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन यूज होता है। इसका नाम है लेजिक्स इंजेक्शन। कौन सा है, लेजिक्स। लेजिक्स के नाम से इंजेक्शन आते हैं। जिन लोगों के पेट में पानी होता है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं जिसके जरिए हम उसकी एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से निकालते हैं। उस इंजेक्शन का नाम क्या है, फ्यूरोसिमाइड। इसका अगर ब्रांड नेम आप लोगों ने याद रखना है दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजिक्स। इसको लेजिक्स कहते हैं। लूप डायूरेटिक के अंदर सेकंड ड्रग का नाम है इथाक्रेनिक एसिड। दैट इज कॉल्ड ऑफ इथाक्रेनिक एसिड। इथाक्रेनिक एसिड, दिस इज अगेन वन ऑफ द लूप डायूरेटिक। तो फ्यूरोसिमाइड और इथाक्रेनिक एसिड ये दोनों ऐसे ड्रग है जो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लूप डायूरेटिक के अंदर। ठीक है। पाकिस्तान में अगर पॉपुलर ड्रग की बात करें, मोस्ट कॉमन यूज ड्रग की बात करें, दैट इज ऑफ फ्यूरोसिमाइड। अब इसके बाद लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन दोनों का काम क्या है। अगर आप किसी को ये ड्रग देंगे तो फिर हाउ दे एक्ट इन द बॉडी, ये काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखे these agents inhibit। अब इम्पोर्टेंट ये है सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजियोलॉजी में याद है कि नहीं, रीएब्जॉर्प्शन इन 6 ascending loop of Henle। 6 ascending loop of Henle। एक्चुअली नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है लाइक पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। अब ये जो दोनों ड्रग है ये नेफ्रॉन के अंदर किस पार्ट पे काम करते हैं, लूप ऑफ हेनले पे। इसलिए इन दोनों ड्रग का नाम क्या है, लूप डायूरेटिक है। क्लियर है कि नहीं। अब मैं आप लोग को अगर इसका एक सिंपल यहाँ पे डायग्राम बताऊँ, क्या बस दिस कप शेप स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। क्लियर है। बोमेन कैप्सूल के नीचे दिस पार्ट इज कॉल्ड पीसीटी।
ये आप लोगों का MBBS में फर्स्ट ईयर का कोर्स है, याद रखें फिजियोलॉजी। मतलब अगर हम किडनी के अंदर नेफ्रॉन को देखें तो उसमें ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर इसका PCT। फिर इसके बाद यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा नेरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नेरो। और नीचे की तरफ जाता है कि ऊपर? नीचे की तरफ जाता है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है कि असेंडिंग? ये बताए शाबाश, डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग है और ये थिन है। फिर जब ये जब ऊपर जाता है तो थोड़ा सा इस तरह खुल जाता है, तो ये क्या है? थिक असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले। इस एरिया को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर का कोर्स है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने रीनल सिस्टम सिरे से पढ़ा है में से मैंने एक एक एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक क्या है? असेंडिंग लिम्ब है। ये थिन है और ये थिक है। तो जो लूप डायूरेटिक्स है ये थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। यहाँ पे याद रखें, जो नेफ्रॉन है इसके अंदर सोडियम होता है, सोडियम। इसके अंदर पोटाशियम भी होता है और 2 क्लोराइड्स भी होते हैं, मतलब क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल। ये सोडियम, पोटाशियम और 2 क्लोराइड ये इस लिम्ब से वापस इस तरह ब्लड में जाना चाहते हैं। दिस कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। इसका कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब ये दोनों ड्रग क्या करते हैं? ये इन 3 चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं? इनहिबिट। तो अगर इनमें से हम फ्यूरोसिमाइड दे दें तो इसकी मौजूदगी में ये तीनों चीज़ें वापस जा सकेगी? नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगी तो फिर ये तो आगे यूरिन में जाएगी। तो आप लोगों को पता है जब सोडियम यूरिन में जाएगी तो अपने साथ किसको ड्रैग करेगी? वाटर। तो वाटर की वॉल्यूम यूरिन में क्या होगी? ज़्यादा। तो दैट इज कॉल्ड डायूरेटिक्स। और ये वो ड्रग है जो लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लूप डायूरेटिक कहते हैं। अभी आज इसके दिन एनएलई स्टेप 2 का एग्जाम होने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट है CMH में, क्लियर है। और 1 महीना पहले स्टेप 1 एग्जाम हुआ था, उसका अगर किसी के सीनियर के पास क्वेश्चन है या पेपर है तो उससे ले लें। उसमें ये क्वेश्चन था कि फ्यूरोसिमाइड एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर ट्रांसपोर्टर। तो उसमें सोडियम मैग्नीशियम कोर ट्रांसपोर्ट था, सोडियम पोटाशियम 1 क्लोराइड था, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड था। तो आंसर है सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड होता है। ये सारे क्वेश्चन होते हैं और ये लूप ऑफ हेनले में उसकी रीअब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। अब लिखे कि लूप डायूरेटिक इसकी यूजेस क्या है, कि वेयर वी कैन यूज लूप डायूरेटिक, ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 हाइपरटेंशन, किसमें दे सकते हैं? हाइपरटेंशन। जब BP ज़्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम लूप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई? क्योंकि लूप डायूरेटिक का काम सोडियम को वापस जाने से रोकना। तो इसका मतलब सोडियम किधर जाएगा? यूरिन में। और जब सोडियम की मिकदार ब्लड में कम होगा तो BP भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सोडियम का काम BP को इंक्रीज करना है। और लूप डायूरेटिक की कोशिश ये है यहाँ से सोडियम वापस ना जाए। तो अगर सोडियम वापस नहीं जाएगा ये तो आगे यूरिन में जाएगा, और जब सोडियम की मिकदार बॉडी में कम होगी तो BP भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए ये हम किस में यूज कर सकते हैं? हाइपरटेंशन। नंबर 2 पल्मोनरी एडिमा, किस में दे सकते हैं? पल्मोनरी एडिमा, दैट इज एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द लंग्स। अगर लंग्स के अंदर एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाए तो लंग से वो फ्लूइड बाहर निकालने के लिए हम कौन से ड्रग देंगे? लूप डायूरेटिक देंगे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन में आता है एग्जाम के अंदर, प्लीज याद रखिए, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर एक पेशेंट है उसके फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी भर गई है, मतलब अराउंड द लंग देयर इज एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन, तो उस एक्सेस फ्लूइड को लंग से निकालने के लिए कौन से ड्रग देते हैं? लूप डायूरेटिक देते हैं। नंबर 3 लेके हार्ट फेलियर, किसमें दे सकते हैं? हार्ट फेलियर। जिन लोगों को हार्ट का मसला है, हार्ट फेलियर है, उसमें भी हम लूप डायूरेटिक देते हैं। वजह यह है कि पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज हार्ट। हार्ट का काम ब्लड को क्या करना है? पंप करना है। अगर हार्ट इज फेल टू पंप द ब्लड, द कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ हार्ट फेलियर। अगर हार्ट पंप नहीं करेगी ब्लड तो ब्लड तो बॉडी में रहेगी, तो उसकी वजह से रिटेंशन ऑफ फ्लूइड के चांसेस तो ज़्यादा होगी। तो हार्ट फेलियर के अंदर एडीमा होता है, और एडीमा के अंदर एक्सेस फ्लूइड को निकालना ये किसका काम है? लूप डायूरेटिक। क्लियर है? अगर फिजियोलॉजी आप लोग रिकॉल करें, जिन लोगों ने फिजियो पढ़ी है मेरे क्लासेस के अंदर, तो मैंने ये बात भी की थी कि यहाँ से 25% सोडियम वापस जाता है। कितना परसेंट? 25%। तो ये भी याद रखें
लूप डायूरेटिक्स इनहिबिट हाउ मच परसेंट सोडियम, 25%। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए अनदर कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया, ये हम किस में दे सकते हैं? हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि याद रखें जो लूप डायूरेटिक्स है ये बॉडी से एक्सेस कैल्शियम को बाहर निकालती है। अगर मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए और मैं कौन सा ड्रग ले लूँ? लूप डायूरेटिक्स। ये कोशिश करता है कि मेरे बॉडी से एक्सेस कैल्शियम को यूरिन में निकाले। तो जिन लोगों की बॉडी कैल्शियम लेवल पहले से क्या है? ज़्यादा है, तो उसको यूरिन में निकालने के लिए हम क्या देंगे? लूप डायूरेटिक्स देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो लूप कैन लूज कैल्शियम, ये क्या करता है? लूप कैन लूज कैल्शियम। लूप डायूरेटिक्स का काम ये है कि बॉडी से किसको लूज करेगा? कैल्शियम को लूज करेगा। इसलिए these drugs are used in the treatment of hypercalcemia। ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो इसके यूज है। अब इसके बाद देखिए इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, मतलब अगर ये ड्रग हम ज़्यादा यूज करें तो व्हाट विल बी देयर साइड इफेक्ट। तो नंबर 1 साइड इफेक्ट्स में याद रखें, लूप डायूरेटिक्स कैन काज ओटो टॉक्सिसिटी। ये क्या करा सकता है? ओटो टॉक्सिसिटी, मतलब these drugs can damage the air। ये किसको डैमेज करता है? एयर। तो ओटो स्टैंड फॉर एयर, मतलब कान को कहते हैं। टॉक्सिसिटी मीन डैमेज, तो मतलब these drugs in high doses can damage the air। तो ओटो टॉक्सिसिटी ब्रैकेट में लेके हेयरिंग लॉस, ये क्या कराता है? हेयरिंग लॉस। जो लोग ज़्यादातर लूप डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों की जनाब असर किस पे पड़ सकती है? कानों पे। तो जिनको पहले से मतलब आवाज़ सुनाई देने में मसला है तो उसको अगर हम ड्रग नहीं दे सकते तो वो कौन सा है? लूप डायूरेटिक। क्योंकि लूप डायूरेटिक जिन लोगों में हम ये यूज़ करेंगे और उसको पहले से कान का मसला है तो इस मसले को मजीद क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि वाई लूप डायूरेटिक कैन काज डैमेज टू द एयर या ओटो टॉक्सिसिटी। ये किस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है? सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एज वेल एज सेम ट्रांसपोर्टर इन द इनर एयर। मतलब इनर एयर के अंदर भी यही ट्रांसपोर्टर होता है, जिसका मतलब इनर एयर की फंक्शन को मेंटेन करने के लिए पोटाशियम का होना ज़रूरी है। बात समझ रहे कि नहीं? और यही पोटाशियम जो किडनी के अंदर ये ब्लॉक करता है, सेम पोटाशियम ये ड्रग किधर ब्लॉक करते हैं? इनर एयर के अंदर। और जब इनर एयर को पोटाशियम नहीं मिलेगी तो हम आवाज़ सही तरीके से नहीं सुन पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड ओटो टॉक्सिसिटी। नंबर 2 इसके बाद लेके These drugs increase the risk of hypokalemia। ये क्या करा सकते हैं? हाइपोकेलेमिया। व्हाट इज हाइपोकेलेमिया? एक मिनट, हाँ उस्मान, व्हाट इज हाइपोकेलेमिया? बस अब बताएं। हाँ हाइपोमीन, आप बताएं उस्मान, हाइपोकेलेमिया का मतलब क्या है? हाइपोमीन, केलेमिया मीन। अगर इस स्टेज पे आप लोग को ये चीज़ों का नहीं पता, आप लोग बहुत पीछे हैं। अगर 4-5 महीने पढ़ने के बाद यू डोंट नो कि व्हाट इज दिस, इट्स मीन आप लोग वैसे आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? ये कल मैंने आप लोग को फिर बात बताई थी। कोशिश करें कि जहाँ पे नहीं समझ आए बताया करें। सर क्या है, ऐसे ना बैठा करें कि अगर एक पॉइंट है आज आप लोग को क्लियर हो जाए, कल को आप लोग देख के बगैर बताएंगे कि क्या मसला है। हाइपोकेलेमिया का मतलब डिक्रीज पोटाशियम इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर पोटाशियम की मिकदार क्या हो जाए? कम, दैट इज हाइपोकेलेमिया। अब इधर देखें, ये जो लूप डायूरेटिक है ये न कि सिर्फ सोडियम को इधर वापस नहीं जाने देता बल्कि पोटाशियम को भी। तो इसका मतलब इस ड्रग के होते हुए पोटाशियम वापस ब्लड में नहीं आएंगे बल्कि किधर जाएंगे? यूरिन में जाएंगे। तो जब हम पोटाशियम को यूरिन में बढ़ाएंगे तो ब्लड में उसका लेवल क्या रहेगा? कम। तो दैट इज कॉल्ड हाइपोकेलेमिया। क्लियर है क्या नहीं? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन इन लूप डायूरेटिक, इट कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये क्या कराता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इसका मतलब ये है कि जो लोग लूप डायूरेटिक यूज करते हैं उसका पीएच बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पीएच बढ़ जाता है एंड इंक्रीज पीएच इज कॉल्ड ऑफ अल्कलोसिस। अब इधर देखें, बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ सेल, ये सेल है, ठीक है। अब इधर फोकस करें सारे, ये सेल है। अब ये सेल के अंदर प्लेस है और ये सेल से बाहर, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। अब देखें, जब हम लूप डायूरेटिक ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो पोटाशियम है वो यूरिन में जाएगा तो ब्लड में उसका मिकदार क्या होगा? कम। अब इधर देखें, बाहर ये ब्लड है तो उसमें पोटाशियम की मिकदार क्या है? कम है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए सेल से पोटाशियम आना शुरू करेंगे। बात समझ गए क्या नहीं? इसका मतलब ये है कि सेल जो है वो अंदर से पोटाशियम बाहर देंगे क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम क्या हो चुके हैं? कम। जब पोटाशियम बाहर आएगा तो बाहर से सेल को क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा।
इसको हम कहते हैं पोटाशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। तो इसको क्या कहते हैं? पोटाशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। यार ये बात तो सारे एक्सेप्ट कर चुके हो कि लूप डायूरेटिक की वजह से ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या हो जाता है? कम, दैट इज डिक्रीज पोटाशियम। अब इस पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए पोटाशियम सेल से आएगा। जब ये सेल से बाहर आएगा तो फिर बाहर से इसकी जनाब रिप्लेसमेंट पे बाहर से क्या अंदर जाएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तो एसिड है, तो अगर ये ज्यादा हाइड्रोजन सेल में जाएगा तो ब्लड में हाइड्रोजन का लेवल ज्यादा रहेगा कि कम? कम रहेगा। एसिडिक एनवायरनमेंट कम होगा, तो रिलेटिवली एसिडिक ना होने की वजह से एनवायरनमेंट क्या होगा? अल्कलोटिक होगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये है कि लूप डायूरेटिक कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एग्जाम में आता है इट कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। आंसर इज अल्कलोसिस। क्लियर है? तो प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, दैट कैन कॉज हाइपर यूरेसेमिया। ये क्या करा सकता है? हाइपर यूरेसेमिया। व्हाट इज दिस? इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड ऑफ हाइपर यूरेसेमिया। अब ये क्यों कराता है? ये जो लूप डायूरेटिक है ये कोशिश करता है कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है। यूरिक एसिड कहाँ से आता है? कल मैंने बताया था। हाँ, एक मिनट, आप लोगों में से किसी को पता है कहाँ से आता है? वेरी गुड। यूरिक एसिड कम फ्रॉम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये सेल से आता है। जिस सेल की लाइसिस ज्यादा होगी वहां से यूरिक एसिड ज्यादा निकलेगी। अब यूरिक एसिड बॉडी के लिए क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो इसको बाहर निकालना चाहिए किसके जरिए? किडनी के जरिए। लूप डायूरेटिक क्या करते हैं? ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है, तो इसका लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? ज्यादा। इस वजह से इट कैन कॉज गाउट आल्सो। ये क्या कराता है? गाउट कराता है। आखिर में लिखें दीज ड्रग कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ये क्या कराते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। मैं फिर बता रहा हूँ, लूप कैन लूज कैल्शियम। याद है कि नहीं? लूप डायूरेटिक का काम ये है कि बॉडी से एक्सेस कैल्शियम को बाहर निकालती है। तो अगर लूप डायूरेटिक को बंदा यूज करेगा लूप, तो वो लूज करेगा किस चीज को? कैल्शियम। तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार क्या रहेगी? कम रहेगी। तो इट कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हाथ की जो मसल है उसमें सख्त बन आ जाता है, स्पाज्म आ जाता है, जिसको टेटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेटनी कहते हैं। अब इन सब में से अगर एक सवाल मैं बताऊं आखिर में कि क्या आता है? What is the most common side effect of loop diuretic metabolic alkalosis? नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 ये है कि अगर लूप डायूरेटिक एजेड बंदा यूज करे तो उसमें ज्यादातर किस चीज का रिस्क होगा? आंसर इज ओटोटॉक्सिसिटी। ये एयर को डैमेज करता है। क्लियर है कि नहीं? तो दीज ऑल आर द मेन पॉइंट्स दैट यू पीपल शुड नो अबाउट द लूप डायूरेटिक। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट लिखे थायराइड डायूरेटिक्स। द नेक्स्ट ड्रग दैट वी विल डिस्कस दैट इज नोन एज थायराइड डायूरेटिक। थायराइड डायूरेटिक। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ कि थायराइड डायूरेटिक्स के अंदर कौन कौन से जनाब ड्रग्स आते हैं और इसका फिर मेन काम क्या है। थायराइड डायूरेटिक्स में आप लोगों ने एक याद रखना है, हाइड्रोक्लोरथायराइड। उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोर। इसमें एजेंट्स देखिए, एजेंट्स मीन कि थायराइड डायूरेटिक के अंदर जो ड्रग आता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरथायराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायराइड। ये पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर ड्रग है, बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायराइड दैट इज प्रेजेंट इन विच कैटेगरी? थायराइड डायूरेटिक। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि हाउ इट एक्ट इन द बॉडी। ये जो ड्रग है इट इनहिबिट करेगी, इट इनहिबिट, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड। किस चीज को? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट इन द डीसीटी। कहाँ पे? डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। अब सुन ले, यहाँ पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो लूप डायूरेटिक थे उसने काम कहाँ पे करना था? लूप ऑफ हेनले पे। लेकिन जो थायराइड डायूरेटिक है ये काम करेंगे डीसीटी पे, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे। अब इधर देखे, अगर ये इस तरह नेफ्रॉन है, ये लूप ऑफ हेनले है, इसके बाद यहाँ पे कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? डीसीटी। दिस इज कॉल्ड, ये कौन सा पार्ट है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये कौन सा है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं, सेल्स, यहाँ से जनाब नेफ्रॉन में सोडियम और क्लोराइड वापस ब्लड में जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? मतलब ये दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं कि नहीं? और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाए
तो उसको स्टेम पोर्ट भी कहते हैं और इसको को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब सुन ले, यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है इसकी ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने वाले ड्रग क्या है, थायजाइड डायूरेटिक है। क्लियर है? तो थायजाइड डायूरेटिक नेफ्रॉन के अंदर किस पार्ट पे काम करते हैं, डीसीटी, और डीसीटी के अंदर किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो अगर ये सोडियम यहाँ से वापस ना जा सके तो फिर ये तो यूरिन में जाएगा, और यूरिन में अपने साथ किसको ड्रैग करेगा, वाटर। तो यूरिन वॉल्यूम क्या होगा, इसलिए तो डायूरेटिक थे। और फिर ये डीसीटी पे काम करते हैं, इसलिए तो क्या कहते हैं, थायजाइड डायूरेटिक कहते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ से सोडियम की जो वापस रीअब्जॉर्प्शन है वो कितना परसेंट होती है, 8%। तो ये मैसिव डायूरेटिक है कि माइल्ड है, ये माइल्ड है। लूप डायूरेटिक जो है वो पोटेंट डायूरेटिक है। क्या है, पोटेंट। पोटेंट का मतलब कि उसकी वजह से, अब सुन ले, हाँ बहुत आसान है। अगर मैं किसी को लूप डायूरेटिक देता हूँ, लूप डायूरेटिक, वो तो लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा, तो वो यहाँ की सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। कितना परसेंट, 25। थायजाइड डायूरेटिक सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक करेगा कितना परसेंट, 8। तो दो बंदे हैं, एक को आपने लेजेक्स इंजेक्शन दिया है, एक को आपने हाइड्रोक्लोरोथायजाइड दिया है, फिर दोनों में यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, लेकिन एक में बहुत ज्यादा होगा और एक में थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। अगर लूप डायूरेटिक का पेशेंट है तो उसमें कितना परसेंट यूरिनेशन होगा, 25, और इस पेशेंट में 8%। इसको हम कहते हैं कि लेजेक्स इंजेक्शन लेने के बाद इंसान घंटे में 3 से 4 दफा यूरिन पास करता है, क्योंकि वो 25% सोडियम का मसला है। लेकिन इस ड्रग के बाद बंदा घंटे में 1 या 2 दफा जाता है, क्योंकि वो कितना परसेंट पे काम करता है, 8% पे। तो अगर एक पेशेंट है, उसके फेफड़ों के इर्द गिर्द फ्लूइड है, पल्मोनरी एडिमा है, तो वही फेफड़ों के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम ऐसा ड्रग देंगे ताकि कम टाइम में ज्यादा फ्लूइड निकाले कि ज्यादा टाइम में, कम टाइम में। इसलिए पल्मोनरी एडिमा में ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ लूप डायूरेटिक है। क्लियर है? लूप डायूरेटिक, हम थायजाइड नहीं देते, क्या देते हैं, लूप डायूरेटिक, ताकि कम टाइम में ज्यादा फ्लूइड बाहर निकले और जो फेफड़े है उसके ऊपर बोझ क्या हो जाए, वो कम हो जाए। क्लियर है? अब इसके लिए यूजेस, इसकी यूजेस क्या है, व्हाट आर दी यूजेस ऑफ थायजाइड डायूरेटिक। नंबर 1, माइल्ड हाइपरटेंशन, किसमें दे सकते हैं, माइल्ड हाइपरटेंशन में। क्लियर है? ओके, अब इस चीज को देखते हुए याद रखें, देख, एक होते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक क्या होती है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक। अदनान बताएगा सिस्टोलिक नॉर्मल कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। वलीद बताए डायस्टोलिक कितना होता है, 80। कितना होता है, 80। तो हम कहते हैं कि 120/80 दिस इज द नॉर्मल बीपी। क्लियर है कि नहीं? अगर एक पेशेंट है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 है, कितना है, 160, और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 है, फिर इंक्रीज है कि नॉर्मल है, इंक्रीज है, तो दिस इज हाइपरटेंशन। क्या है, हाइपरटेंशन। एक पेशेंट है उसका सिस्टोलिक बीपी 200 है, ठीक है, और डायस्टोलिक बीपी ये 105 है, 105 या 1010 है, जिसका मतलब ये भी क्या है, हाई। दिस इज कॉल्ड माइल्ड हाइपरटेंशन, दिस कॉल्ड सीवियर हाइपरटेंशन। अब इस बंदे की जो बीपी है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते हैं, लाइक हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। इस पेशेंट में इधर देखिए, इसमें हम ऐसा ड्रग देंगे जो स्ट्रांग हो कि वीक हो, स्ट्रांग हो। तो सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर लूप डायूरेटिक देते हैं, लेकिन माइल्ड हाइपरटेंशन में थायजाइड डायूरेटिक देते हैं। हमारे घरों में जितने भी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, जिसको 2 साल से, एक बंदा कहता है मुझे तो 20 साल से बीपी का मसला है, लेकिन वो बीपी का मसला कंट्रोल है टेबलेट खाने की वजह से, तो वो बंदा माइल्ड कैसे कि सीवियर है, माइल्ड है। क्या है, माइल्ड है। तो उसके साथ जितने भी टैबलेट है बीपी कंट्रोल करने के लिए, उनमें से किसी न किसी के अंदर फार्मूला किसका होगा, थायजाइड डायूरेटिक। तो थायजाइड डायूरेटिक एक ऐसा ड्रग है कि माइल्ड हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, मतलब लॉन्ग टर्म यूज होता है। अगर इस पेशेंट में हम लूप डायूरेटिक देंगे तो ये न कि सिर्फ बीपी को नॉर्मल पे कम करेगा, उससे भी कम करेगा, तो हाइपोटेंशन में जाएगा, एंड हाइपोटेंशन इज वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। क्लियर है? तो माइल्ड डायूरेटिक, माइल्ड हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, थायजाइड है। सीवियर हाइपरटेंशन में क्या है, लूप डायूरेटिक है। इस तरह याद रखें। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। किस रेंज से, ये मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन नॉर्मली तो 140/80 है। अगर 120/80 नॉर्मल है, तो अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा हो जाए, कहाँ पे जाए,
140 और ये 80 से किधर जाए 90, इसको स्टिल नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। इट्स मीन कि 120 तो आइडियल फिगर है, लेकिन 130 भी नॉर्मल है। कहाँ तक हम नॉर्मल ले सकते हैं? 140। और जो 80 वाला है वो कहाँ तक नॉर्मल है? तो अब ये वैसे बज़ाहिर रीडिंग के हिसाब से तो हाई है, लेकिन क्लिनिकली उसको कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं दिया जाता। इसको हाई नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्री हाइपरटेंसिव फेज। क्या कहते हैं? प्री हाइपरटेंसिव। अभी हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन हाइपरटेंशन की चांस है। क्लियर है क्या नहीं? अब अगर याद रखें, सिस्टोलिक बीपी 140 से लेके कहाँ पे चली गई? हाँ जी 160। और ये नीचे वाला 90 से लेके कहाँ पे चली गई? 95। इसको माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर फिर ये 160 से चली गई कहाँ पे? 180। और ये 95 से 105, ये मॉडरेट हाइपरटेंशन है। अगर फिर यहाँ पे 180 से कहाँ पे चली गई? 200। और ये 105 से 115, इसको सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको क्रॉस करे? 200 को, और डायस्टोलिक 115, इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हाइपरटेंशन की जो ग्रेडिंग है वो हम डिसाइड करते हैं रीडिंग के ऊपर। तो सिस्टोलिक बीपी तो नॉर्मल 120 होता है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है नॉर्मल अप टू 140। डायस्टोलिक तो नॉर्मल 80 है, इसको कंसिडर नॉर्मल किया जाता है अप टू 90। इसका मतलब जिसका आपने किसी को ब्लड प्रेशर चेक किया क्लिनिक के अंदर, ब्लड प्रेशर चेक करना तो आता है ना मोस्टली लोगों को, और आपको पता चला कि यार 130/85 है। कितना है? 130/85 है। ये नॉर्मल है कि हाई है? ये नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन आइडियल भी नहीं है। तो पेशेंट को आपने क्या बताना है? टैबलेट्स देनी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसको बताएं कि नमक का इस्तेमाल क्या करे? कम करे, स्ट्रेस अवॉइड करे, रोज एक्सरसाइज करे, और कुछ ना कुछ वर्जिश जरूर करे। अगर वो नमक का इस्तेमाल कम करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, तो ये बीपी उसका मैनेजेबल है विदाउट एनी टैबलेट या एनी ड्रग। लेकिन अगर वो 140 क्रॉस करे और 90 क्रॉस करे, तो फिर उसमें हम ड्रग्स के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन 140/90 तक कोई ड्रग नहीं देते। लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। क्या दे? ओके। एक्चुअली जो ग्रीन टी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। तो जो ग्रीन टी है ये आपके टेम्परेचर या मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकती है। तो वेजो डायलेट इफेक्ट भी इसका थोड़ा बहुत है। तो इट कैन बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब क्लिनिकली इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट लेके शाबाश। इसमें नेक्स्ट कंडीशन लेके अब ये समझ गए कि नहीं? तो थायराइड डाययूरेटिक किस हाइपरटेंशन में से है? माइल्ड में। नेक्स्ट लेके इट इज given in a condition very important MCQs, idiopathic hypercalciuria। इसमें दे सकते हैं हाइपरकैल्सियूरिया, कल वाला टॉपिक है। इस कंडीशन में एक्सेस कैल्शियम यूरिन में जाते हैं, लेकिन कैल्शियम ब्लड में क्या होते हैं? नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट में हम कोशिश करेंगे कि कैल्शियम ज़ाया ना हो और वो हम वापस रीअब्जॉर्ब करें। तो हम कौन सा ड्रग देते हैं? थायराइड देते हैं। ठीक है? दैट इज कॉल्ड इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया। मैं फिर से एक दफा डेफिनेशन बताता हूँ। क्या कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेस लीकिंग ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन in spite of normal calcium in the blood, that is called idiopathic hypercalciuria। तो अगर मेरा ब्लड कैल्शियम नॉर्मल है तो उसको यूरिन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो हम अगर वो यूरिन में जा रहा है तो उसको रीअब्जॉर्ब करना चाहिए, और उसको रीअब्जॉर्ब कौन करेगा? थायराइड डाययूरेटिक करेगा। नेक्स्ट इसमें लेके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किसमें दे सकते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF स्टैंड फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर, कार्डियक हार्ट फेलियर, इसको कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अंदर भी हम थायराइड को दे सकते हैं। तो ये जनाब इसके मेन पॉइंट है। अब लेके इसकी जनाब टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी मीन साइड इफेक्ट्स है कि ये जो ड्रग है थायराइड, अगर कोई बंदा इसको लॉन्ग टर्म में यूज करे तो उसके जनाब नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है? तो प्लीज रिमेंबर एग्जैक्टली लाइक लूप डाययूरेटिक, दिस ड्रग कैन आल्सो कॉज हाइपोकैलेमिया। ये भी क्या करा सकता है? हाइपोकैलेमिया। ये सोडियम क्लोराइड के साथ साथ किसको भी रीअब्जॉर्ब होने नहीं देता? पोटाशियम। तो जब पोटाशियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये किधर जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड के अंदर अगर पोटाशियम कम रह जाए द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। और वही बात है, जब पोटाशियम ब्लड में कम होगा तो एक्सचेंज किसके साथ होगा? हाइड्रोजन। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या करा सकता है? मेटाबॉलिक। आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन।
तो यहाँ पे लिखे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे याद रखें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये एमसीक्यूज हैं। तो अगर एग्जामिनर ये पूछे कि लूप डायूरेटिक और थायराइड डायूरेटिक का एसिड बेस बैलेंस पे क्या इफेक्ट है, दोनों मेटाबॉलिक क्या कराते हैं? अल्कलोसिस कराते हैं। ये एफसीपीएस पार्ट 1 में भी हमने एमसीक्यूज देखे हैं और ये एनएलई एनएवी के अंदर भी देखे हैं। तो प्लीज ये पॉइंट याद रखें, चाहे लूप डायूरेटिक यूज करें चाहे थायराइड यूज करें, इन दोनों का काम पोटाशियम को बॉडी से निकालना है, हाइपोकेलेमिया कराना है। और जब पोटाशियम की मिकदार ब्लड में कम हो जाए तो वो किसके साथ रिप्लेस होगा? हाइड्रोजन। तो दोनों कैन कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। नेक्स्ट देखें, दिस थायराइड डायूरेटिक कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्या करा सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि जो थायराइड डायूरेटिक है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है। क्या कराता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ग्लूकोज का लेवल कम करना ये किसका काम है? इंसुलिन का काम। थायराइड इंसुलिन को काम करने नहीं देता, तो अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ब्लड शुगर क्या होगा? ज्यादा। दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, थायराइड कैन आल्सो कॉज हाइपरयूरेसेमिया। ये क्या करा सकता है? हाइपरयूरेसेमिया। तो थायराइड की वजह से भी यूरिक एसिड लेवल क्या हो सकता है? ज्यादा। और जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाए इट विल डिपोजिट इन द जॉइंट कैन कॉज गाउट। ये क्या करा सकता है? गाउट करा सकता है। फिर सुन ले, गाउट इज अ कंडीशन in which there is joint pain because of excess uric acid deposition। जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए उसको हाइपरयूरेसेमिया कहते हैं। और ये एक्सेस यूरिक एसिड जब जॉइंट में जाकर डिपोजिट हो जाए इट कैन कॉज अ कंडीशन नोन एज गाउट। और इसमें जो सबसे पहला जॉइंट अफेक्ट होता है दैट इज बेक टो, मतलब पाँव का जो बेक टो है इसके अंदर यूरिक एसिड आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, ये मैग्नीशियम के ऊपर भी असर डाल सकता है लेकिन क्लिनिकली नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट? हाइपरकैल्सीमिया। ये क्या करा सकता है? हाइपरकैल्सीमिया। तो प्लीज शाबाश, अब आप लोग एक काम करें, जो अभी लूप डायूरेटिक पढ़ चुके सारे के सारे, जो लोग लेकर आए सीरियसली लूप डायूरेटिक वाला टॉपिक अभी निकाले, जो अभी पढ़ रहे हैं उसके साइड इफेक्ट देखे तो उसमें आखिर में लिखा होगा हाइपोकैल्सीमिया। क्या लिखा है? हाइपो। अब दोबारा जाए थायराइड वाला, उसमें मैंने क्या लिखा है? हाइपर। एग्जामिनर लव टू आस्क दिस डिफरेंस कि लूप डायूरेटिक जो लोग ज्यादा यूज करेंगे उसका ब्लड कैल्शियम मिकदार क्या हो जाता है? कम, वो हाइपोकैल्सीमिया कराता है। लेकिन थायराइड की ज्यादा यूज से ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा, ये हाइपरकैल्सीमिया कराता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक ऑन ब्लड कैल्शियम दैट इज ऑफ इंक्रीज, लेकिन इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक ऑन ब्लड कैल्शियम इज डिक्रीज। तो लूप कैन लूज कैल्शियम, वो क्या करता है? लूज कैल्शियम। वो कैल्शियम को बॉडी से निकालता है तो ब्लड में कैल्शियम की मिकदार क्या रहेगी? कम। तो लूप डायूरेटिक कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया बट थायराइड डायूरेटिक कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि डीसीटी से सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्लियर है कि नहीं? तो थायराइड का डुअल फंक्शन है। क्या फंक्शन है? व्हाट इज डुअल? डबल फंक्शन है। वन फंक्शन इसका क्या है? इट इनहिबिट सोडियम क्लोराइड इन द डीसीटी but it also increase the reabsorption of calcium from DCT। क्लियर है कि नहीं? ये क्या एरिथमिया तो हाइपोकैलेमिया की वजह से हो सकती है, चाहे लूप डायूरेटिक हो चाहे थायराइड हो, उसमें अगर एरिथमिया पाल्पिटेशन हो सकती है द रीजन विल बी हाइपोकैलेमिया। क्लियर है? क्योंकि पोटाशियम कैन डैमेज द हार्ट, वो हार्ट को डैमेज कर सकती है। ये सारे के सारे क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थायराइड डायूरेटिक है इट कैन आल्सो इंक्रीज एलडीएल लेवल। इस लेवल को एलडीएल, इट कैन कॉज हाइपरलिपिडेमिया। ये क्या करा सकता है? हाइपर। एक्सेस लिपिड इन द बॉडी कैन कॉज हाइपरलिपिडेमिया। और जिस बंदे में लिपिड की मिकदार बढ़ जाए तो उसमें क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्लियर है? किस तरह एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। क्लियर है कि नहीं? लेकिन देखा गया है कि थायराइड डायूरेटिक यूज की वजह से लिपिड का लेवल क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद ये तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर लेके, थर्ड नंबर इज पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। थर्ड नंबर है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ये थर्ड कैटेगरी है। क्लियर है? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, इसमें एजेंट्स लिखे कि पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड स्पायरुनोलेक्टोन। इसमें कौन सा ड्रग आता है? स्पायरुनोलेक्टोन। नंबर 2, दिस इज कॉल्ड अमाइलोराइड, अमाइलोराइड ट्राइएम्टेरिन।
ठीक है। तो स्पाइरुनोलेक्टोन, अमाइलोराइड एंड ट्राईएम्पटेरिन एंड एफ्लिरिनोन। ठीक है, अगर लिखना है तो फोर्थ भी लिखे एफ्लिरिनोन। ठीक है, एफ्लिरिनोन। देखे फिर से सुन ले, पहले ड्रग को देखे SPIRO, दैट इज स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, दैट इज अमाइलोराइड, ट्राईएम्पटेरिन या ट्राईएम्पटेरिन and एफ्लिरिनोन। These four drugs are called potassium sparing diuretic। क्लियर है? इसमें अगर आप लोग कहे कि सर एक ड्रग बताए जो हॉस्पिटल में भी यूज होता है, लोग इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो स्पाइरुनोलेक्टोन एंड अमाइलोराइड है। ये दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चाहे ये नीचे वाले आए याद हो या ना हो, लेकिन इंशाल्लाह विद द टाइम जब आप लोग बार बार इसकी जिक्र करेंगे दैट विल बी वेरी इजी। लेकिन पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक के अंदर दो कॉमन है, स्पाइरुनोलेक्टोन एंड अमाइलोराइड। अब इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम किस तरह करते हैं, इसका काम क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा कि दीज एजेंट इनहिबिट एल्डोस्टेरोन फंक्शन। ये किसको इनहिबिट करता है, एल्डोस्टेरोन फंक्शन। और आई थिंक ये सबको पता है कि एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन, ठीक है, that release from adrenal gland but act on the kidney principal cell। ठीक है, अब पूरे क्लास में मैं देखना चाहता हूँ जिसको पता है रेज योर हैंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। जिसको भी आता है, अब मुझे पता चलेगा कि यार 30-35 में से कितने लोगों को पता है। जो न्यू स्टूडेंट है वो तो नहीं, जो पढ़ रहे 3-4 महीने से उसको तो पता होना चाहिए। हाँ, हम आज बताएगा। वेरी गुड। एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, ये रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करता है। इसका मतलब ये है कि जो एल्डोस्टेरोन है ये किडनी से वाटर और सोडियम को बॉडी में रिटेन करता है। तो कितनी चीजें उसने रिटेन की हैं, 2। कौन कौन से, सोडियम एंड वाटर। लेकिन 2 चीजों को बाहर निकालता है, हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग ये जाकर किडनी में किस चीज की काम को इनहिबिट करेगी, एल्डोस्टेरोन। अब सुन ले, तो इन ड्रग का काम क्या है, ये एल्डोस्टेरोन के काम को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, रिटेंशन ऑफ। तो अब ये होगा, नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन की काम को क्या करेगा, इनहिबिट। तो एल्डोस्टेरोन जो करता था रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर, अब उन दोनों की क्या होगी, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। समझ गए कि नहीं। एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, दूसरा। वेरी गुड। तो वो क्या होगी, रिटेंशन होगी, रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। ऐसा है कि नहीं, ये बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। क्लियर है कि नहीं। अभी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक को ऐसा देख रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है। अब इसका वजह यह है कि उसने प्रीवियस लेक्चर मिस किए हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले दिन ये बात की थी कि अगर लाइफ में कुछ करना है, मेडिसिन को एंजॉय करना चाहते हो तो पहले दिन से पढ़ें, नहीं करना चाहते तो फिर पहले दिन से छोड़ें। क्लियर है कि नहीं। बीच में से आओगे जाओगे ये चीज मिक्सअप हो जाएगी। अब बहुत सारे क्लास के अंदर लोग हैं कि जिसने रीजनल सिस्टम फ्रॉम द डे फर्स्ट पढ़ा है और फ्रॉम द डे लास्ट तक गए हैं। उन लोगों से आप पूछे कि आसान है कि मुश्किल है, वो कहेंगे बहुत आसान है। क्लियर है कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, कल से हम फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कोशिश करना है कि जो बंदा उसकी फर्स्ट लेक्चर में बैठेगा उसको वो सिस्टम समझ आ जाएगा। क्या इस सिस्टम में क्या है, उसमें आस्थमा है, सीओपीडी है, निमोनिया है, टीबी है, ये सारे कॉमन चीजें हैं कि नहीं। लेकिन वो ये समझ तब आएगी जब आपको नॉर्मल चीज पता हो। तो कोशिश करना है कि फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है जो भी चीज स्टार्ट होती है, कल से नया लेक्चर स्टार्ट होगा, नया सिस्टम। तो हर एक बंदा अगर पढ़ना चाहे तब फिर अपने पास कमिटमेंट करे कि मैंने रेगुलर आना है। नहीं पढ़ना चाहे तो बीच में जो है ना आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है। अब अगर इस एक एक चीज को मैं समझाऊंगा तो फिर इसका मतलब फिजियोलॉजी क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, फिर तो हम आगे जाएंगे नहीं। तो जिन लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी उसको पैथोलॉजी समझ आएगी, और जिसने पैथोलॉजी पढ़ी होगी तो उसको फार्माकोलॉजी समझ आएगी। ये सारे इंटरलिंक हैं, एक चीज मिस करोगे तो दूसरा समझ नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट, रीजनल सिस्टम वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन रेस्पिरेटरी भी मैथमेटिकल सिस्टम है। तो कोशिश करे कल से हर एक बंदा उसके एक प्रॉपर नोट्स भी बनाए और उस सिस्टम को सही तरीके से पढ़ भी ले। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें इसकी जनाब फिर क्या होगा, ये जो ड्रग है ये चारों, इनमें से कोई भी अगर आप देंगे ये सोडियम और वाटर को बाहर निकालेगी, ट्रीट करेगी, और किसको रिटेन करेगी, पोटाशियम एंड हाइड्रोजन। ये ड्रग जो है ये पोटाशियम को अंदर रखेगी या बाहर निकालेगी,
अंदर रखेगी, बॉडी में स्पेयर करेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। क्लियर है क्या नहीं। अब इन ड्रग्स के बारे में लेके यूजेस, इसका यूजेस क्या है, ये हम कहाँ पे दे सकते हैं। नंबर 1 हेपेटिक एसाइटिस, किसमें दे सकते हैं, हेपेटिक एसाइटिस का मतलब ये है if there is edema of the abdomen due to liver problem that is called hepatic ascites। जिस बंदे का लीवर फंक्शन काम छोड़ दे या लीवर काम करना छोड़ दे, उन लोगों में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाए, उन लोगों में पेट के अंदर पानी हो जाता है। तो अगर लीवर प्रॉब्लम में एडीमा ऑफ द एब्डोमेन हो जाए तो उसको हम हेपेटिक क्या कहते हैं, एसाइटिस। उसके अंदर ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखे कोन सिंड्रोम, नेक्स्ट यूज में देखे कोन सिंड्रोम, किसमें, कोन सिंड्रोम के अंदर हम दे सकते हैं। अब व्हाट इज कोन सिंड्रोम, इस कोन सिंड्रोम के अंदर याद रखें दिस इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ये वो कंडीशन है जिसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, ज्यादा। तो हमने तो इस ड्रग के जरिए एल्डोस्टेरोन की काम को क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो अगर एल्डोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाए, एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है, एड्रीनल ग्लैंड से आता है। कहाँ से, एड्रीनल। और आप लोग को शायद याद होगा जोना ग्लोमेरुलोसा कहाँ से आता है, जोना। तो अगर एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर का कैंसर हो जाए, जिसमें किस चीज का लेवल बढ़ जाए, एल्डोस्टेरोन, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोन सिंड्रोम। तो अब ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम एल्डोस्टेरोन की काम को क्या कर सके, इनहिबिट कर सके। क्लियर है। और आखिर में लिखिए CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या CCF। व्हाट इज CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, किसमें देता है, कंजेस्टिव। तो हार्ट फेलियर में एडीमा होता है क्या नहीं, तो उसके लिए भी ये ड्रग यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स आप लोगों ने बताने हैं। चले जी, साइड इफेक्ट्स सलाउद्दीन एक बताएगा, शाबाश। इन ड्रग्स की साइड इफेक्ट इससे बताए, मतलब जो इसका फंक्शन है। साइड इफेक्ट, सोडियम करेगा, जितना सोडियम बाहर जाएगा तो अंदर बीपी क्या होगी, कम। तो कैन काज हाइपोटेंशन, ये क्या करा सकते हैं, हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन की वजह यह है कि सोडियम ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएगी, तो सोडियम की मिकदार ब्लड में क्या हो जाएगी, कम। हाइपोनेट्रीमिया, तो क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। हाँ सेकंड, हाँ वेरी गुड। इट कैन काज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये ड्रग जो है ये मेटाबॉलिक क्या करा सकते हैं, एसिडोसिस। अब सुन ले, एक्चुअली ये ड्रग जो है, वेरी गुड, देखिए इस तरह आप लोगों ने याद रखना है, ये ड्रग जो है ये रिटेन करता है किस चीज को, हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन बॉडी में ज्यादा रहेगा तो हाइड्रोजन इज एसिड, तो एनवायरनमेंट को क्या बनाएगा, एसिडोटिक। तो इट कैन काज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और हाइड्रोजन के साथ साथ ये किसको रिटेन करता है, पोटाशियम, हाइपरकेलेमिया कराता है। क्या कराता है, हाइपरकेलेमिया। एक्सीलेंट, ये हाइपरकेलेमिया करा सकता है। इट कैन काज हाइपरकेलेमिया। अगर आप लोगों से कोई सवाल में पूछे, देखिए अ गुड स्टूडेंट नो शुड दीज नॉलेज, वो कोई क्या है, हाउ these drugs, how potassium sparing diuretic can cause metabolic acidosis। दो रीजन, एक रीजन क्या है, हाइपरकेलेमिया, और दूसरा रीजन रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। क्लियर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड गायनोकोमेस्टिया। ये क्या करा सकते हैं, गायनोकोमेस्टिया, ये भी एमसीक्यूज में आता है। गायनोकोमेस्टिया अगर आ जाए तो ये सिर्फ एक ड्रग करा सकता है, विच इज कॉल्ड स्पायरिनोलेक्टोन। ये सिर्फ कौन करा सकता है, स्पायरिनोलेक्टोन। ये तो कितने ड्रग हैं, 4। ये चारों के चार गायनोकोमेस्टिया नहीं करा सकती, सिर्फ एक ड्रग करा सकती है, जिसका नाम क्या है, स्पायरिनोलेक्टोन। अब व्हाट इज गायनोकोमेस्टिया, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। मतलब अगर मेल के अंदर ब्रेस्ट इतना एनलार्ज हो जाए दैट लुक लाइक फीमेल ब्रेस्ट, इसको हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। क्लियर है क्या नहीं। इसका मतलब ये है फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट हाइपरट्रोफी है, इसका रीजन एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्या है, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन की जो सोर्स है फीमेल के अंदर वो ओवरीज है। क्या है, ओवरीज है। हम में जो मेल सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम ओवरीज। क्लियर है क्या नहीं। लेकिन मेल में एस्ट्रोजन होता है क्या नहीं, मेल में भी एस्ट्रोजन होता है, थोड़ा बहुत होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है, एड्रीनल ग्लैंड। ये बात फिर से सुन ले, फीमेल की जितनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें मेन रोल प्ले करने वाला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन है। 98% एस्ट्रोजन फीमेल में कहाँ से आती है, ओवरी से। 2% एड्रीनल ग्लैंड से आती है। कहाँ से, एड्रीनल ग्लैंड। तो हम में भी एड्रीनल ग्लैंड से कितना % एस्ट्रोजन आती है, 2। लेकिन वो एस्ट्रोजन जाकर लीवर मेटाबोलाइज करके उसका इफेक्ट हम में नजर नहीं आता।
लेकिन स्पाइरुलिनोलेक्टोन क्या करता है, ये लीवर के अंदर एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को रोकता है, और जब इसको कहते हैं एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, क्या कहते हैं, एंटी एंड्रोजेनिक। और जब एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगा हमें, तो उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो मेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू को एनलार्ज करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, रिलेवेंट क्वेश्चन। किस चीज से? ओके, जो स्टीरॉयड यूज करते हैं उससे भी गायनेकोमेस्टिया होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर है कि नहीं? जो जिम वाले होते हैं, स्टीरॉयड यूजर होते हैं, उसमें भी गायनेकोमेस्टिया होता है। इन द लंग, अब क्यों? वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर कीटोकोनाजोल जैसे ड्रग, स्टीरॉयड जो ड्रग है, वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाकर एस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, तो वो भी करा सकते हैं। जो गायनेकोमेस्टिया है, ये बहुत सारे ड्रग्स की वजह से हो सकती है। उसमें से एक ड्रग ऐसा भी है जो स्टमक के अल्सर में यूज होता है, वो भी गायनेकोमेस्टिया करा सकता है। उसका नाम है सेमेटेडिन। क्या नाम है? सेमेटेडिन। आप लोगों को नाम सुना है ना, रिनेटेडिन, फेमोटेडिन, एक होते हैं सेमेटेडिन। आजकल मार्केट में इसका यूज बहुत कम हुआ है, क्योंकि वो गायनेकोमेस्टिया कराता है। इसी तरह एक एंटीफंगल ड्रग है जिसका नाम है कीटोकोनाजोल। कौन सा? कीटोकोनाजोल। वो भी आजकल मार्केट में उसका यूज कम है, क्योंकि वो भी क्या करा सकता है, गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया हम अलग पढ़ेंगे आगे मेडिसिन में, लेकिन याद रखें कि वो कौन सा डायूरेटिक है जो गायनेकोमेस्टिया करा सकता है, उसका नाम स्पाइरुलिनोलेक्टोन है। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोगों ने ये बता रहे हैं कि स्पाइरुलिनोलेक्टोन जिसको आप यूज करने के लिए देंगे, कि 1-2 दिन में गायनेकोमेस्टिया नहीं कराती, महीनों में, सालों के बाद। अगर लॉन्ग रन में ये ड्रग को यूज करेगा, तो आपने बताना है कि इफ द ब्रेस्ट साइज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, देन यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर अगेन, या यू शुड स्टॉप दिस ड्रग, क्योंकि इस ड्रग का काम गायनेकोमेस्टिया कराना है। ठीक है? हाँ जी, ओके। पल्मोनरी एडिमा के अंदर जो एक्टिव फ्लूइड है वो लंग्स के इर्द गिर्द होता है। अगर वो केविटी में जाए, प्लूरल केविटी में, तो उसको प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। तो मतलब केविटी के अंदर, लंग्स जिस केविटी में पड़े हैं उसका नाम है प्लूरा। क्या है? प्लूरा। उसके अंदर फ्लूइड अकोमुलेशन को प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन उस केविटी के अंदर लंग्स के इर्द गिर्द अगर फ्लूइड आ जाए तो उसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। क्लियर है? तो प्लूरल डिफ्यूजन और पल्मोनरी एडिमा में फर्क है। ठीक है? ओके, वेरी गुड। प्लूरल इफ्यूजन जो है वो लंग से बाहर केविटी का मसला है, वहां तक ये डायूरेटिक्स नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसका ट्रीटमेंट ये है कि यहाँ पे हम नीडल इंसर्ट करें और उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर ड्रेन करें। उसको थोरेकोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेकोसिंथेसिस। ठीक है? ओके जी। अब यहाँ पे ये साइड इफेक्ट थे, मतलब किस ड्रग, लास्ट क्वेश्चन का बस। वेरी गुड। गायनेकोमेस्टिया इज अ रिवर्सेबल आर नॉट। कुछ डिजीजेज ऐसी है पैथोलॉजी के अंदर कि वो क्या करा सकती है, गायनेकोमेस्टिया, और कुछ ड्रग्स है कि वो क्या करा सकती है, तो इट इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड गायनेकोमेस्टिया। अगर ये ड्रग फिर ये मजीद फिर फर्दर नहीं लेगा, तो एस्ट्रोजन की लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम, तो गायनेकोमेस्टिया भी रिवर्सेबल हो जाती है। लेकिन डिजीजेस के अंदर गायनेकोमेस्टिया अगर हो जाए तो वो रिवर्सेबल नहीं होता, इसकी फिर सर्जरी करनी पड़ती है। जो ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू है इनलार्ज हो चुकी है, उसको जगह जगह पे काट दिया जाता है ताकि ब्रेस्ट टिश्यूज को हम क्या कर सके, काम कर सके। क्लियर है कि नहीं? जो गायनेकोमेस्टिया है। और दूसरी बात, जो लोग स्टीरॉयड यूज करते हैं जिम्स वगैरह में, वो गायनेकोमेस्टिया पर्पस के लिए कि उसका ब्रेस्ट ज्यादा देखने लगे, बाइसेप बढ़ जाए, उन लोगों में एस्ट्रोजन की लेवल है वो टेस्टोस्टेरोन की इफेक्ट को भी कम करता है। तो जिन लोगों में एस्ट्रोजन मेल के अंदर बढ़ जाए तो उसका जो अपना टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उन लोगों में मे भी इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो सकती है। तो गायनेकोमेस्टिया अगर ड्रग की वजह से हो, इट मे बी रिवर्सेबल। ये क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। आखिर में लिखे another is that is called the 4th number drug is osmotic diuretic। कौन सा? osmotic diuretic। osmotic diuretic के बारे में याद रखें, इसके अंदर जो ड्रग आता है that is called mannitol। इसका नाम क्या है, mannitol। mannitol is popularly used as a osmotic diuretic। ठीक है, याद रखें। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, ये वाहिद डायूरेटिक है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टिल अननोन है। क्लियर है? यहाँ पे देखें, जिस तरह हर एक ड्रग की हमने बात की कि ये ब्लॉक करते, ये ब्लॉक करते, तो उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। ये अननोन है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये हमारे पास क्या है, अननोन है।
अब यहाँ पे इसका इफेक्ट देखें, मतलब अगर ये ड्रग हम यूज करें तो इसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट का मतलब इस ड्रग के यूज से मतलब पेशेंट विल पास हाँ जी यूरिन, बट दैट कैन काज माइल्ड डायूरेसिस। क्या करा सकता है? माइल्ड डायूरेसिस। मतलब ये ऐसा ड्रग है, ये भी यूरिन को बढ़ा सकता है लेकिन बहुत कम लिमिट में, दैट इज कॉल्ड माइल्ड डायूरेसिस। माइल्ड यूरिनेशन इज कॉल्ड माइल्ड डायूरेसिस। नंबर 2, ये ड्रग क्या करता है? इट कैन डिक्रीज, अब देखें इसका ये इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये जो मैनिटोल है ये ब्रेन में जाके वहां से फ्लूइड को ड्रा करता है ऑस्मोटिकली, और ये वहां की प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। आईसीपी स्टैंड फॉर, वेरी गुड, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। प्रेशर विद इन द ब्रेन इज कॉल्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्योंकि ब्रेन जिस केविटी में पड़ा है उसको हम क्रेनियल केविटी कहते हैं। क्लियर है? तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिस डिजीज में ज्यादा होगा उसमें हम कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखे, इट डिक्रीजेस आईओपी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। किसको कम करता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ऑक्यूलर इज द वर्ड यूज फॉर आईज, मतलब आंखों के अंदर फ्लूइड होता है कि नहीं, इस फ्लूइड की वजह से आंखों पर एक प्रेशर लगता है जिसका नाम है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अगर किसी को मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा है तो वो ग्लोकोमा हो सकता है कि नहीं, या वो आई ट्यूमर हो सकता है कि नहीं, कोई भी ऐसा कंडीशन ऑप्थेल्मोलॉजी में जो आईओपी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ाता है, तो प्लीज याद रखें उसको कम करने के लिए भी हम क्या दे सकते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, और बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। मतलब डिफरेंट ड्रग्स कैन डिक्रीज आईओपी, उनमें से एक क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। अब लिखिए यूजेस, इसकी यूजेस क्या है, वेयर वी कैन यूज दिस ड्रग। नंबर 1, हाँ जी, ब्रेन एब्सेस में देते हैं। किस में देते हैं? ब्रेन एब्सेस। अगर किसी को ब्रेन एब्सेस है, व्हाट इज एब्सेस? दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द ब्रेन। तो उस पस की वजह से, उस इंफेक्शन की वजह से, हाँ जी, व्हाट विल हैपन